आज हम लेसर सोर्स में होने वाले ऑप्टिकल फेनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जब कोई फोटोन किसी एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में सिचुएटेड है उस एटम से इंटरेक्ट करता है तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फेनोमेना: एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इन ऑप्टिकल फेनोमेना से पहले हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल लाइट सोर्स होते हैं उनमें एटम्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस होते हैं जिनके कारण लाइट का इमिशन होता है। इन कन्वेंशनल लाइट सोर्स में एटम्स को एनर्जी देकर कंटिन्यूसली एक्साइटेड स्टेट में लाया जाता है, जहाँ पर ये 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहते हैं। मीन्स एक्साइटेड स्टेट में ये एटम्स 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रह सकते हैं। उसके बाद में इनका पुनः ग्राउंड स्टेट में इनका डी एक्साइटेशन हो जाता है। जितने टाइम तक ये एटम्स एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं उस टाइम को करेक्टरिस्टिक टाइम कहते हैं। इसको लाइफ टाइम के नाम से भी जानते हैं। तो इस डी एक्साइटेशन प्रोसेस मीन्स जो एक्साइटेड लेवल है वहाँ से एटम्स का वापस ग्राउंड स्टेट में आना बाय एमिटिंग ए फोटोन। तो इस केस में जितने भी एटम्स हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं उसके कारण जो इमिटेड फोटोन्स हैं उनकी फेज, उनके इमिशन के डायरेक्शन और पोलराइजेशन में कोई कोरिलेशन नहीं होता है। मीन्स ये सभी इनकोरेंट होते हैं। इस प्रकार के सोर्स से जो इमिटेड लाइट होता है वो वेव ट्रेंस के रूप में होता है। मीन्स ये वेव ट्रेंस सिनुसोइडल टाइप के तो होते हैं लेकिन इनकी फेज में एक निश्चित समय के बाद में चेंज आता है। मीन्स ये कोहेरेंट नहीं होते हैं और इनकोहेरेंट होते हैं नेचर में, या यूँ कहें कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही ये कोहेरेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो इनका लाइफ टाइम है उसके बाद में ये इनका इनकोहेरेंट जो है रूप हो जाता है। मीन्स कोहेरेंसी ख़त्म हो जाती है। लेसर सोर्स से जो लाइट प्राप्त होती है वो कन्वेंशनल सोर्स से प्राप्त लाइट का n टाइम्स होती है। मीन्स लेसर सोर्स से जो लाइट है वो n टाइम्स इंटेंस होती है एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज। अब जब कोई फोटोन किसी सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, मीन्स यहाँ पर जो सिस्टम है उसको दिखाया गया है जैसे यह ग्राउंड स्टेट है किसी सिस्टम की और ये एक्साइटेड स्टेट है। इस ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स m है और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ जो एटम्स है वो n है। जब कोई फोटोन इस सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, मीन्स ग्राउंड स्टेट में सिचुएटेड किसी एटम से इंटरेक्ट करता है, तो उसके कारण तीन प्रकार के फेनोमेना होते हैं ऑप्टिकल फेनोमेना। उसमें पहला है एब्जॉर्प्शन, सेकंड होगा स्पॉन्टेनियस इमिशन और थर्ड होगा स्टिमुलेटेड इमिशन। अब इसमें पहला है एब्जॉर्प्शन। जब कोई h न्यू एनर्जी का फोटोन इस सिस्टम के एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में सिचुएटेड है उससे इंटरेक्ट करता है तो यह एटम इस एनर्जी को प्राप्त करके और एक्साइटेड स्टेट में मूव हो जाता है।
इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। मीन्स ये ट्रांजिशन हुआ है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। So the probability of such a transition depends on the density of radiation at the frequency corresponding to the energy separation of the two level। मीन्स जो ये ट्रांजिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है। इस एनर्जी डेंसिटी को इस तरह डिफाइन करते हैं यू न्यू डी न्यू के द्वारा, इस फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू में। तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसको हम इससे दिखा सकते हैं पी एम एन प्रोपोर्शनल टू यू न्यू। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी पी एम एन इक्वल्स टू बी एम एन यू न्यू। यहाँ पर बी एम एन है वो आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड केस है स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब ये एक्साइटेड स्टेट में इस एटम के पहुंच जाने पर इस एक्साइटेड स्टेट में यह एटम 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रहता है। मीन्स उसका लाइफ टाइम है वो इतना होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इसके बाद में इस एटम का एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेशन होता है। मीन्स वापस से ये ग्राउंड स्टेट में आता है बाय इमिटिंग ए फोटोन। इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो इमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस En माइनस Em के बराबर होती है। या इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं वी न्यू इक्वल्स टू En माइनस Em अपॉन H। यदि जो सिस्टम है वो एक्साइटेड एटम्स का कलेक्शन है तो जितने भी फोटॉन्स डी एक्साइटेशन प्रोसेस में इमिट होंगे उन सभी के जो फेज है उनके इमिशन की डायरेक्शन है, पोलराइजेशन है, वो इरेगुलर होंगे, मींस इनकोहेरेंट होंगे। तो इस इमिशन प्रोसेस में, स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस में जो फोटॉन्स है वो सभी फोटॉन्स है वो इनकोहेरेंट होते हैं। द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन डिपेंड्स ओनली ऑन द टू एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में ट्रांजिशन होता है। मीन्स यहाँ पर स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा, इमिशन होगा, वो इन दोनों एनर्जी लेवल पर डिपेंड करेगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन फील्ड। रेडिएशन फील्ड की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो नंबर डेंसिटी है उसको हम ANM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द रेट ऑफ ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन 2। सो PNM इक्वल्स टू ANM। यहाँ पर ANM नंबर डेंसिटी को दिखाता है एक्साइटेड स्टेट N में। थर्ड है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड इमिशन। जो सेकंड हमने देखा है वह भी इमिशन प्रोसेस है और यह भी इमिशन प्रोसेस है, इंड्यूस्ड इमिशन प्रोसेस है ये। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। इस केस में आइंस्टीन ने प्रपोज किया कि जो इमिशन प्रोसेस है वो इंसिडेंट फोटोन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, क्योंकि जो सेकंड वाला केस है उसमें इंसिडेंट फोटोन की प्रेजेंस नहीं है, लेकिन यह जो इमिशन प्रोसेस है उसको हम इंसिडेंट फोटोन की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। यदि एक फोटोन जो कि प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का है वो किसी एटम से इंटरेक्ट करता है तो यह ज़रूरी नहीं है कि उस फोटोन का उस ग्राउंड स्टेट के एटम के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाए। यह जो फोटोन है
वो एक्साइटेड स्टेट के एटम से भी इंटरेक्ट कर सकता है और उस एक्साइटेड स्टेट के एटम को इंड्यूस कर सकता है, उसको प्रेरित कर सकता है अपने जैसा एक और फोटोन इंड्यूस करने के लिए। तो इस प्रोसेस में जो फोटोन इंड्यूस होता है उसको इंड्यूस्ड फोटोन कहते हैं और इस प्रोसेस को इंड्यूस्ड इमिशन कहते हैं। इसको स्टिमुलेटेड इमिशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड फोटोन जनरेट हुआ उसकी फेज, डायरेक्शन ऑफ इमिशन और पोलराइजेशन, ये तीनों ही इंसिडेंट फोटोन की फेज, डायरेक्शन ऑफ इमिशन और पोलराइजेशन के बराबर होते हैं। मीन्स दोनों जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन और इंड्यूस्ड फोटोन, दोनों की फेज, डायरेक्शन ऑफ इमिशन और पोलराइजेशन, ये तीनों चीज़ें सेम होती है। या दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन और इंड्यूस्ड फोटोन दोनों कोहेरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस केस में जो इंटेंसिटी है वो एम्प्लीफाइड हो जाती है। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि जैसे ये फोटोन है h न्यू एनर्जी का, वो किसी एक्साइटेड स्टेट के एटम से इंटरेक्ट करता है तो अपने जैसा एक और फोटोन इंड्यूस करता है। ये दोनों फोटोन है, उनकी फेज, डायरेक्शन ऑफ इमिशन और पोलराइजेशन सभी सेम होते हैं। मीन्स ये दोनों जो फोटोन है वो कोहेरेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है PNM, वो डिपेंड होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी क्या है इस पर डिपेंड करती है, यानी U न्यू पर डिपेंड करती है और BNM पर डिपेंड करती है। मीन्स जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसको हम इक्वेशन 3 से इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर जो BNM है वो आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन को रिप्रेजेंट करता है। यही प्रोसेस, जो थर्ड प्रोसेस है, यही लेसर एक्शन में यूज की जाती है, क्योंकि इसमें जो फोटोन्स इमिट हो रहे हैं, इंसिडेंट फोटोन और इंड्यूस्ड फोटोन, वो सभी कोहेरेंट होते हैं नेचर में। जबकि जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इसमें जो फोटोन जनरेट हो रहे हैं वो इनकोहेरेंट होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन को लेसर एक्शन में काम नहीं लिया जाता है। लेसर एक्शन में स्टिमुलेटेड इमिशन को ही यूज किया जाता है। थैंक यू।